Good morning, students. Today we are going to start our sixth lesson, Indian democracy. In this lesson, we will do our government, central government, basic structure of the central government, state government, elections in India, role of citizens in a democracy. First of all, our government means democracy can be defined as the government of a people, by the people and for the people. Democracy means कि our India is having a democratic government. And what is the meaning of democracy? Democracy can be defined as the government of the people, यानी वो government जो लोगों की हो, by the people लोगों के द्वारा चुनी गई हो, and for the people वो लोगों के लिए बनी हो. इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म डेमोक्रेशिया. डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो डेमोक्रेशिया ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से लिया गया है, विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल, जिसका मीनिंग क्या है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है. इट वॉज डिक्लेयर्ड सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. यानी ये सेकुलर और डेमोक्रेटिक इसको घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था जब इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में. इट इज़ अ वास्ट कंट्री विद 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज. इसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं. इन इंडिया देयर इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स देयर इज़ अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड एट द स्टेट. यानी इंडिया में जो है वो एक फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है, जिसका मीनिंग होता है कि वो गवर्नमेंट जो सेंटर में भी है और स्टेट में भी है. Powers are distributed at both the levels. The government at the center and the state are democratically elected and follow the patterns of two houses of the parliament. यानी जो गवर्नमेंट बनती है वो उसको स्वतंत्रता से यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है और उसको दो पैटर्न्स में बांटा जाता है, दो हाउसेस में बांटा जाता है. फर्स्ट इज़ लोकसभा और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा. यानी ये टू हाउसेज हैं हमारी गवर्नमेंट के, लोकसभा और राज्यसभा. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट. इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज़ ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट. यानी जो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो कंट्री नेशन वाइज चुनी जाती है उसको ऑफिशियली क्या कहा जाता है? यूनियन गवर्नमेंट. इट इज़ आल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज. यानी ये ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरी की पूरी इंडिया की जितनी 29 स्टेट्स हैं या 7 यूनियन टेरेटरीज हैं उनको सबको गवर्न करती है, उनका रूल करती है. विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ लोकेट करती, कहाँ रहती है? न्यू दिल्ली में, जो जिसको कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है. यानी विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन ब्रांचेस. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं. फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज़ एग्जेक्टिव और एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज़ द जुडिशरी. फर्स्ट वन लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज. यानी ये एक ऐसी मेन ब्रांच है जो कि लॉ बनाती है, कानून बनाती है. वंस द लॉज हैव बीन पास, एक बार जब कानून पास हो जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी लॉ बनाए जाते हैं, एक बार वो पास हो गए तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ the executive branch to ensure
these to ensure that these are followed by all। और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जिसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी बोला जाता है, वो ये इंश्योर करती है, ये यकीन दिलाती है कि उनका सबका पालन हो रहा है, उनको फॉलो किया है। जो भी लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको सभी लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ। इंटरप्रेट्स मीन्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ समथिंग, यानी जिसका कोई मीनिंग एक्सप्लेन करती हो। जो जुडिशरी है, न्यायालय जो है, वो उसकी इंटरप्रेट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि कुछ जो है वो बनाया गया है लोगों के लिए। दिस मीन्स दैट इफ़ समवन ब्रेक्स द लॉज ऑफ द फील्ड्स और फील्स दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर, ही कैन गो टू द जुडिशरी टू सीक जस्टिस। इसका मतलब ये है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको तोड़ा गया है या तोड़ा जाता है, या लोग अगर ये फील करते हैं कि जो कानून है वो सही नहीं है, नॉट फेयर नहीं है, तो वो पर्सन जो है वो जुडिशरी जा सकता है अपने सीक जस्टिस, न्याय लेने के लिए। कि अगर किसी को किसी लॉ से, कानून से कोई प्रॉब्लम है, या वो ये मानता है कि ये सही नहीं बना है, तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है ये देखने के लिए या अपना राइट बताने के लिए कि ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 3 branches. First one, the legislature. It is also called the parliament और संसद। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट या संसद के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये मेन इसका काम क्या है, लॉ बनाना, कानून बनाना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, इसमें 2 कानून होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं जो कानून बनाते हैं। वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड वन इज़ राज्यसभा। Here branches of the central government, legislature, executive or executive, judiciary. Legislature make laws, executive enforce laws, and judiciary gives justice. The Lok Sabha is also called the lower house of the parliament. It can have a maximum of 552 members. इसमें 552 members होते हैं और इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा को, यानी फर्स्ट वन इज़ लोकसभा ना, तो लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, जिसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 552। इट प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स, ऑफ विच 543 members are elected directly by the citizens of India. 2 members of the Anglo-Indian community are nominated by the President of India. यानी इसमें अब जो प्रेजेंटली हैं इस समय जो है फॉर द टाइम बिंग 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 543 जो हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और जो बाकी 2 बचते हैं वो जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई 2 मेंबर्स जो हैं वो टेरिटरी में से भी दे सकता है। एनी सिटीजन अबव द एज ऑफ 25 years can stand for the elections of the Lok Sabha. The members of the Lok Sabha elect the speakers who guides the proceedings of the House. यानी लोकसभा में जो इलेक्शंस हैं उसको लड़ने के लिए 25 years जो है वो उसका होना कंपलसरी है, और मेंबर्स ऑफ जो लोकसभा हैं वो स्पीकर को चुनते हैं। यानी अपने जब जीत जाती है कोई भी पार्टी तो वो अपने एक स्पीकर को चुनते हैं जो आगे जितनी भी हाउस की जो भी मीटिंग्स करनी है, जो भी उनकी कानून बनाने हैं, वो उसको गाइड करता है। द राज्यसभा इज़ आल्सो कॉल्ड द अपर हाउस। अब आ गया राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वो 12 मेंबर्स जो हैं बाकी जो वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है कि कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में से आ सकते हैं। द मेंबर्स आर द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज।
इनको लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी चुनते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। राज्य जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। देन कम्स द एग्जीक्यूटिव। दिस सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट comprises the president, the vice president and the prime minister and the council of ministers। यानी एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है, सेक्शन है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं। द काउंसिल इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर। यानी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एक ऐसी काउंसिल होती है जिसमें जो वही सारे मिनिस्टर्स आते हैं, वो सब मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अंडर किसके आते हैं सारे काम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनको बांटता है कि कौन सा मिनिस्टर जो है कौन सा डिपार्टमेंट में काम करेगा। दे टेक केयर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ टू एनफोर्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के जो सेक्शन है उसके द्वारा जितने भी कानून बनाया जाता है उसको एनफोर्स करता है, यानी उसको लागू करता है कि ये इसको फोर्सली जो है माना जाना चाहिए। यानी जो भी कानून बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको उसकी पालना भी करनी चाहिए। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन है वो डेली फंक्शनिंग, जो सरकार की जो डेली फंक्शनिंग होती है या जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। देन कम्स जुडिशरी। द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द जस्टिस मेकिंग बॉडी। यानी ये एक जस्टिस मेकिंग बॉडी है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया। इंडिया में जो जिसकी फाइनल अथॉरिटी जो जुडिशरी के लिए मानी जाती है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये नेशन वाइज आती है, कंट्री वाइज आती है, यानी पूरे इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट। सेकंड नंबर पे आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट में हाईएस्ट होती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सेशन कोर्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी ज़िले के अधिकार जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। उसमें सारे जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यानी ये जुडिशरी में आते हैं। सबसे हाईएस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट नेशन वाइज, कंट्री वाइज, और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट वाइज हाईएस्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेट। मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ समथिंग। इसका मीनिंग है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है, जो भी बताया गया है। नेक्स्ट इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी इसको इसकी जो हेडिंग जो हेड मेन हेड है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम CJI भी बोलते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो भी हेड है वो उसको प्रेसिडेंट जो है वो जो भारत का प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट करता है। देन कम स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद 29 स्टेट्स। इसमें 29 स्टेट्स हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट to look into the day-to-day functioning of each state. Therefore, state governments are formed to govern the states in an effective manner. The state government generally functions from the state capital of the respective state. यानी मतलब पूरे भारत में 29 स्टेट्स हैं और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसकी पूरे के पूरे भारत की जो एकदम से फंक्शनिंग करना या उसके काम करना जो है अकेले पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स में चुनी जाती हैं, स्टेट वाइज चुनी जाती हैं, और अपने अपनी कैपिटल्स जो भी स्टेट की कैपिटल्स हैं उनमें उनकी जो है वो फंक्शनिंग शुरू होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब है, पंजाब की जो गवर्नमेंट कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और जितने भी पंजाब से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सारे हैं वो चंडीगढ़ में बनाए जाते हैं। A state government makes laws on the matters related to the state. The law making body of the state government in India is called the Legislative Assembly. पहले हमने किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, अब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट में जो लॉ बनाए जाते हैं उस असेंबली को बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा, या फिर क्या बोलते हैं विधानसभा, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो चाहे विधानसभा बोलो। मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग MLAs बोलते हैं, एंड आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट, और उस स्टेट के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड होता है। द हेड, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नर। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ensures that proper governance is carried out in the state, यानी गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर और दूसरे काउंसिल मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ मिलके ये इंश्योर करता है कि जो भी काम चल रहा है स्टेट में वो बहुत प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द स्टेट इज़ द हाई कोर्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो हाईएस्ट जस्टिस कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। स्टेट वाइज जो है सबसे हाईएस्ट जुडिशरी ब्रांच जो है वो है हाई कोर्ट। देन कम्स इलेक्शंस इन इंडिया। इन इंडिया द जनरल इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 years, यानी भारत में हर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन डाले जाते हैं। द इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज़ द लीडर्स ऑफ बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो इलेक्शंस हैं वो दोनों तरह की गवर्नमेंट को बनाने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, वो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों को दोनों में गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस जो हैं उसको हेल्ड किया जाता है और लोग अपनी मर्ज़ी से अपने किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जैसे कि छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में किसी चीज़ को डालते ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो हम लोग एरिया वाइज जो हैं वो सिटीज़ को या स्टेट्स को अलग डाल देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या कौन से एरिया से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। वोटर हु आर अबव द एज ऑफ 18 years कास्ट देयर वोट्स टू चूज़ अ लीडर फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो भी लोग 18 साल से ज़्यादा होते हैं या वोटर्स जो हैं वो अपनी वोट डाल सकते हैं किसी भी लीडर को चुनने के लिए अपनी मर्ज़ी से, जो 18 साल से 18 ईयर्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, 18 या 18 से अबव हों। दीज लीडर्स बिलोंग टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो लीडर्स जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में से चुने जाते हैं। द लीडर विद द हाइएस्ट वोट बिकम्स द मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग MP कहते हैं। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हेन कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। और तब वो जब वो यूनियन इलेक्शंस कंटेस्ट करता है तो वो MLA चुना जाता है। व्हेन कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, जब वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी एक जो MP है वो तब MP बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, जब इलेक्शंस फॉर द यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, और MLAs जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से चुने जाते हैं। द पोलिटिकल पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट इज़ एबल टू विन मोर देन हाफ द सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कंबाइंड तौर पे चाहे अकेले चाहे कॉम्बिनेशंस हों, किसी भी पार्टीज़ के आपस में मिले हुए हों, तो वो जो पार्टीज़ जो हैं वो अगर हाफ से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो जीत जाती हैं
वही पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है। द नेक्स्ट हाईएस्ट वोटेड पार्टी बिकम द अपोजिशन। और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी हाईएस्ट वोटिंग पार्टी होती है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो डाले जाते हैं, सेकंड नंबर पे आती है, उसको अपोजिशन पार्टी बनाया जाता है। द अपोजिशन पार्टी कीप्स अ चेक ऑन द पॉलिसीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी यानी जो विनिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, उनकी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनके द्वारा जो भी उनके द्वारा फंक्शंस किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उनके ऊपर निगरानी कौन रखता है? ऑपोजिशन पार्टी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस। यानी इलेक्शन प्रोसेस को जो मतलब फेयरली और स्मूथली बनाने के लिए किसको कंडक्ट किया जाता है? इलेक्शन कमीशन को, जिसका काम क्या होता है कि पूरी कंट्री में ये देखना कि जो वोटें पड़ रही हैं वो फेयरली और स्मूथली हैं, कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं। इट इज़ हेडेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर। और इसकी अगुवाई जो है वो कौन करता है? इसको जो प्रिजाइड कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर। इट सेट्स आउट द डेट्स ऑफ द इलेक्शन। ये इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्शंस डाले जाने हैं उसकी डेट को सेट करना कि किस दिन कौन सी डेट को और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है वो देना। लेज डाउन द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट्स ने कौन कौन से रूल्स को अपनाना है। देयर पार्टीज़, उनकी पार्टीज़ को, एंड द वोटर्स, और वोटर्स को कौन से रूल्स जो हैं फॉलो करने हैं। इट आल्सो कंडक्ट्स द इलेक्शंस, काउंट्स द वोट्स एंड डिक्लेयर्स द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, वोटों को गिनती है, यानी वोट्स को गिना जाता है, और लास्ट में रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल इन डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। इन इंडिया द डेमोक्रेसी द सिटीजन्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। इंडियन डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के किसी भी देश के जो लोग हैं यानी भारतीय जो हैं, वो अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। दे शुड फुलफिल दियर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और नीचे जो दिए गए हैं उनको, जो भी सिटीजन्स हैं उनको ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे वोटिंग इन द इलेक्शंस। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 years has a right to vote at the time of elections. The voters should exercise this right and vote for the right candidate. They should be well aware about the policies of political parties and their candidates. The voters should cast their vote fairly without being negatively influenced by any political party. इसका मतलब ये है कि भारत में जो भी 18 साल से जो ज़्यादा ऊपर हैं, 18 years अबव जो पर्सन है, वो इलेक्शन में अपनी वोट डाल सकता है। और वोट को डालते समय उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो पार्टी को डाल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को डाल रहा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, या उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से हैं, उनके द्वारा कौन कौन से काम जो हैं वो किए गए हैं। यानी उसको सबको ये सबका वोट डालने से पहले उसके बारे में सारी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ना कि वो किसी तरह की इन्फ्लुएंस में आके कोई भी वोट डाले। नंबर 2 पे पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम। दैट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। यानी भी किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो उसके सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है। द टैक्सेस पेड बाय द सिटीजन्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। यानी जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक डेवलपमेंट्स हैं, जो भी पब्लिक वेलफेयर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी काम किए जाते हैं, वो इनके ऊपर खर्चा कहाँ से लिया जाता है? टैक्सेस से।
यानी वो लोग जो अपनी हम लोग अपनी जो पे में से जो भी टैक्सेस देते हैं उनका जो यूज़ है वो गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए करती है। इसलिए हमें जो जितना भी जो टैक्स है वो हमें फेयरली देना चाहिए। द सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया शुड पे देयर टैक्सेस फेयरली एंड ऑन टाइम। यानी भारत जैसे जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो इसमें भी लोगों को अपने टैक्सेस जो हैं वो फेयरली और टाइम पर देने चाहिए। आगे है बी अवेयर, यानी किसी भी काम के लिए अवेयर होना। कोई भी जो भी आपकी काम करने जा रहे हो, चाहे वो वोट डाल रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी वी शुड बी वेल अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी कार्य प्रणाली है उसके बारे में, यानी उसकी फंक्शनिंग से अवेयर होना चाहिए। कि जैसे कोई गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रही है या उसको लागू कर रही है तो वो क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी काम जो हैं किए जा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, एंड द कंट्री एज अ होल, पूरे देश की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज द डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो फ्री हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ या डिसीज़न लेती है, अगर वो गलत है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सके, बट इन अ पीसफुल मैनर विदाउट वायलेंस। लेकिन वो पीसफुल मैनर्स में उसको क्रिटिसाइज़ करना है, ना कि किसी तरह की वायलेंस, कोई भी हिंसा या कोई आग जला के किसी को मार करके या कोई भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ करके कोई भी ऐसी मतलब वायलेंस नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे खुद का ही नुकसान हो। तो ऐसी जो है ये हमें अवेयर होना चाहिए ऐसी बातों के लिए कि अगर हमें गवर्नमेंट जो है हमारे काम कर रही, हमारे लिए काम कर रही है तो वो हमारे हित में है या नहीं है, या कौन से काम जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये सब कुछ समझते हुए मैं ये लेसन में के काम जो है वो सारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते ये सारे काम करने चाहिए। तो दिस इज़ योर 6th लेसन। नाउ वी विल डू आवर बैक एक्सरसाइज। Here you are given a picture showing how to elections are processed। यानी इलेक्शंस को करते समय मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे मतलब कोई काम जो है वो किया जाता है। नंबर 1 पे है कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ द नॉमिनेशन लिस्ट, यानी कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस में खड़े हैं। देन वेरिफिकेशन ऑफ द नॉमिनेशंस, फिर यानी उन कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन की जाती है कि इनके कैरेक्टर कैसा है, ये कैसे पर्सन्स हैं। देन पोलिंग होती है, यानी इलेक्शंस डाले जाते हैं, और लास्ट में क्या किया जाता है, उन वोट्स को जो भी वोटर्स जो हैं वो अपने डालते हैं उनको काउंट करके लास्ट में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। नाउ कम्स fill in the blanks. First one is India is the largest dash in the world. India is the largest democracy in the world. Number 2, India has a dash form of government. भारत में किस तरह की गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट. India has a federal form of a government, which means that there is a government at the center and at the state. यानी फेडरल का मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट जो एट द सेंटर भी है और स्टेट में भी है. देन कम्स थर्ड, इन इंडिया द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज. यानी भारत में लॉज कौन बनाता है? मैंने पहले वो बताया आपको कि हु मेक्स द लॉज? लेजिस्लेचर ब्रांच. देन डैश इंटरप्रेट्स द लॉज. लॉज को इंटरप्रेट कौन करती है, कौन देखभाल करता है कि इसको मतलब इनरोलिंग हो रही है या नहीं? जुडिशरी. कौन देखता है? जुडिशरी. द डैश इज आल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या बोला जाता है? राज्यसभा. तो दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर्स इन 1 or 2 words. फर्स्ट वन, ऑफिशियल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है उसको क्या बोला जाता है? यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? यूनियन गवर्नमेंट। नंबर 2, अनदर नेम फॉर द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। यानी लोअर हाउस का, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, उसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? लोकसभा। द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सेक्शन जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लॉ मेकिंग ब्रांच कौन सी होती है स्टेट गवर्नमेंट में? उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? जिसको प्रेसिडेंट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। द हेड ऑफ द स्टेट हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर। और लास्ट है हमारा द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। यानी जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है उस बॉडी को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं द इलेक्शन कमीशन। तो दिस इज़ योर लेसन, today's lesson, and afterwards we will do true false and our question answers in copy. So do it carefully, and if any problem is there